मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों को 16 से 20 हजार रुपए मानदेय, पीएफ, ईएसआई का सीधा लाभ और समय पर वेतन मिलेगा। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने लखनऊ, कानपुर में ई बस संचालन, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 और शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। जो बताया जा रहा है कि 8 के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड की अगर बात करें तो आधार पर संचालित होगी और ये बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश में कार्यरत लाखों आउटसोर्सिंग में रह रहे छात्रों के लिए ये बेहद ही उन्नतिपूर्ण होगा और छात्रों के लिए बहुत ही सुखद खबर है, छात्रों के लिए अच्छी खबर है। तो योगी सरकार ने अगर बात करें शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। जो कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिट आधार पर संचालित होगी। इस फैसले से न सिर्फ प्रदेश में कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि विभाग में लंबे समय से चली आ रही अनियमितताओं और बिचौलियों की संस्कृति पर भी लगाम लगेगी। यूपी कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश के लिए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया है कि प्रदेश भर में वर्षों से आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से सेवाएं ली जा रही थी, लेकिन अक्सर शिकायतें मिलती थी कि कर्मचारियों को निर्धारित मानदेय का पूरा भुगतान नहीं मिलता है। ईपीएफ और ईएसआई जैसी अनिवार्य सुविधाओं का अंशदान भी कई बार रोक लिया जाता है। इस स्थिति में कर्मचारी असुरक्षित महसूस करते थे और उनका भविष्य दांव पर लगा रहता था। सरकार तक ये पीड़ा कई बार पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता महसूस की जो निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह हो, और यही कारण है कि नया नियम अस्तित्व में आया। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और ये बहुत ही खास है क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं प्रदेश में जो आउटसोर्सिंग में काम करते हैं। कि अभी क्या है, ज्यादातर नौकरियां आउटसोर्स पे हैं। अगर सरकारी नौकरी जहां पर नहीं है वहां पर आउटसोर्सिंग भर्ती की जाती है और आउटसोर्सिंग में इन तरीके जो खामियां हैं उन खामियों को दूर करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये विजन है कि जो कर्मचारी हैं उनको एक निर्धारित राशि दिया जाए और तय मानक पर ही उनसे काम लिया जाए। बहुत ही अगर बात करें, अब विभाग सीधे एजेंसी का चयन नहीं करेंगे। तो चलिए, क्या होगा नई व्यवस्था वो हम आपको बता रहे हैं। अब खास बात क्या है इसको समझना बेहद जरूरी है। तो अब विभागीय सीधे एजेंसी का चयन नहीं करेंगे। अगर विभाग की बात करें, निगम जेम पोर्टल के माध्यम से एजेंसी चुनेगा। कर्मचारियों को 16 से 20 हजार प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। वेतन हर महीने 1 से 5 तारीख को सीधे खाते में आएगा। ये सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं हम आपको। और पीएफ, ईएसआई का अंशदान सीधे खाते में जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट स्लिप वाली बात आती है ना, उनको कहीं ना कहीं सरकार ध्यान में रखते हुए ये विशेष प्रावधान लेकर आई है। सेवा अवधि अधिकतम 3 साल होगी। ये नहीं कि 1 साल में आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार का प्रावधान है ताकि योग्य और दक्ष कर्मचारी को ही चयनित किया जाए, उनका चयन हो। अनियमितता पर सेवा तुरंत समाप्त करने का अधिकार भी रहेगा। सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण की भी गारंटी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। तो क्या होगा नई व्यवस्था? साथ
एक खास पैनल जुड़ रहा है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले परिचय करवाते हैं। जेपी लोहिया जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, बहुत बहुत स्वागत है। नीरज मोरे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीरज मोरे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि ये राजनीति से, इस पर राजनीतिक चर्चा है, उससे पहले निष्पक्ष एक बात हो जाए कि ये योगी सरकार जो कर्मचारियों के लिए लेकर आई है, ईएसआई मिलेगा, पीएफ मिलेगा, और आउटसोर्सिंग को लेकर बहुत सवाल उठते थे, सुरक्षा को लेकर बहुत सवाल उठते थे। लोग काम करते हैं लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती। लेकिन अब सरकार ये कह रही सीधे आपके खाते में एक पैसे आएंगे। बिचौलिए वाला जो मामला है तामझाम, उसे खत्म किया जाएगा। देखिए सौरभ जी, निश्चित रूप से सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है और मुझे लगता है बहुत अच्छा फैसला बड़े लंबे समय बाद आया है। इस पूरे मामले को अगर हम बात करें सौरभ जी, तो इससे पहले अभी मानसून सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी ने मुख्यमंत्री जब सदन में बैठे थे उनके सामने ही इस बात को रखा और उन्होंने इस भ्रष्टाचार प्रक्रिया को पूरी तरह समझाया था और ये कहा था कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहुत ज्यादा लोगों का शोषण होता है। उसको गंभीरता से मुख्यमंत्री जी ने लिया और लेने के बाद उन्होंने उसमें निश्चित रूप से उन्हें आश्वासन दिया था कि इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है उसके बाद बड़े पैमाने पे इस पे काट-छाट करके और तमाम चीजें निकाली गई और इस तरह की बात की गई कि अब जेम पोर्टल के माध्यम से चयन प्रक्रिया होगी। सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी नगर निगम में चले जाइए आप, वहां होता क्या था कि सौरभ जी 100 लोगों की वैकेंसी है, 50 भर्ती कर लिए, कागज में 100 दिखा दिए और लोग भ्रष्टाचार करते थे। और जो तय हो जाता था उनका मानक कि इतने रुपए में हम आपको देंगे, उसमें भी काट-छाट की जाती थी और हाथ से कैश पैसा देकर उनसे दस्तखत करा लिए जाते थे। मुझे लगता है कि ठेकेदारों का जो बिचौलियों का जो एक बड़ा रैकेट चलता था, जिसमें तमाम अफसर भी उस विभाग में शामिल होते थे, उस पे बड़े पैमाने पर रोक लगेगी और सीधे-सीधे उस व्यक्ति को जो मेहनत कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, उसको सीधा पैसा, या जो काम कर रहा है उसको सीधा उसके खाते में पैसा जाएगा। और ईएसआई पीएफ के माध्यम से भी जो लूट हो रही थी, उस पर भी बड़े पैमाने पर रोक लगेगी। जी सौरभ जी। बिल्कुल। यश भारती जी, देखिए, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का दुख सबसे पहले माता शंकर जी ने उठाया और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, और संज्ञान ये कि उनके बारे में सोचा गया है। अब जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो सिक्योरिटी की गारंटी होती है, जो सैलरी है वो टाइम पे मिलेगा, और पीएफ की बात है वो भी टाइम पे मिलेगा। चीजें जो हैं वो सही अब टाइम पे रहेंगी। क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया दीजिए सबसे पहले। सौरभ जी, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने ये बात उठाई कि शोषण होता है, आउटसोर्सिंग के नाम पे शोषण हो रहा है। आउटसोर्सिंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जो नियमित नियुक्तियां हैं वो पद रिक्त पड़े हुए हैं, विशेष करके एससी एसटी ओबीसी के और अब ईडब्ल्यूएस के जो आरक्षण की पद है वो खाली पड़े हुए हैं। आप पद भर नहीं रहे, आउटसोर्सिंग से जुगाड़ की सरकार चला रहे हैं केवल, और जुगाड़ में केवल और केवल शोषण हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा महिलाओं को दिए मैटरनिटी लीव के प्रावधान को खत्म किया गया है। यदि मैटरनिटी लीव लेती हैं महिलाएं तो या तो उनकी तनख्वाह काटी जाएगी या नौकरी दांव पे लगेगी। ये 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार बढ़ा है, कम नहीं हुआ। और ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, लेकिन ये एक बात समझना चाहूंगा, ये आप जो कह रहे हैं आउटसोर्सिंग, तो मुझे जहां तक याद है 2011 में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो वो लेके ये आउटसोर्सिंग लेकर आए थे। तो सीधे अभी भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ना कहां तक उचित है? और प्रदेश ही नहीं, राजधानी दिल्ली में भी देखेंगे बहुत ऐसे संस्थान है जहां पर आउटसोर्सिंग से चल रहे हैं, आप भी देखते होंगे। सौरभ जी, शायद या तो मैं अपनी बात बता नहीं पाया या फिर आप सुन नहीं पाए। नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। मैंने स्पष्ट कहा, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां आउटसोर्सिंग के नाम पे केवल और केवल लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जी। जो नियुक्तियां रिक्त हैं, जो खाली हैं, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण की, उन आरक्षण की जो नियुक्तियां हैं वो क्यों नहीं हो रही? पद क्यों रिक्त हैं?
सवाल मैंने वो उठाया। ठीक है, मैं इसका जवाब ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, इसका जवाब तो जेपी लोहिया जी देंगे। ठीक, जी 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 जी, आपके इस प्रश्न को मैं स्पष्ट कर दूं, अगर वो पद रिक्त भर दिए जाएंगे तो ये आउटसोर्सिंग से जो जुगाड़ की सरकार चलाई जा रही है, ये जुगाड़ की सरकार ठीक है, नहीं इसका चलानी जवाब ले पड़ेगी। लेता हूं। जेपी लोहिया जी, आउटसोर्सिंग के माध्यम से जुगाड़ से जो सरकार चलाई जा रही है, ये कंसर्न यश भारती जी का है। और एक तरफ आप अभी सुविधा की बात करें, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप जुगाड़ से चला रहे हैं, जुगाड़ सिस्टम लेकर आप चल रहे हैं। क्यों परमानेंट भर्तियां नहीं हो रही हैं? देखिए सौरभ जी, बहुत गिनाते हैं दूसरों के गुण और दोष, बहुत सुनाते हैं दूसरों के गुण और दोष। ये सपा वाले एक बार जरा अपने गिरेबान में झांक के देख ले तो उड़ जाएंगे इनके होश। इन्होंने भी सरकार चलाई है और इनके समय में कितने रिक्त स्थान रहते थे, कितनी नौकरी खाली रहती थी, इनको अच्छे से पता है। लेकिन इनको राजनीतिक आरोप लगाना है, लगाएंगे, ठीक है, उनको लगाना भी चाहिए। अगर ये लगाएंगे नहीं तो फिर इनकी राजनीतिक चिंता कहाँ रहेगी। और इनको ये भी समझना चाहिए, अभी जैसा कि आपने बताया, ये जो आउटसोर्सिंग का जो मामला है, ये जो प्रावधान था आदरणीय मनमोहन की सरकार लेकर के आई थी। प्राइवेट सेक्टर्स में क्या नौकरी नहीं है? प्राइवेट सेक्टर में क्या कोई नौकरी नहीं करते हैं? जो ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनसे पूछिए इन्होंने अपने राज्य में कितनी सरकारी नौकरियां दी थी। इनसे पूछिए कितने घोटाले इन्होंने अपने सरकार के राज्य में किए थे। लेकिन ये जवाब नहीं देंगे। इनको बस केवल सरकार पे आरोप और प्रत्यारोप लगाना है। इनकी फालतू बातों का जवाब दे दूं? अरे भैया, मेरी बात तो पूरी हो जाने दो। यश भारती जी, आप पता नहीं सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे दूं? नहीं, देखिए सवाल का जवाब सवाल से नहीं, ठीक है, सुन लीजिए यश भारती जी, आऊंगा आपसे जानूंगा, क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक वो है, जवाब नहीं दे रहे जो सवाल आपने उनसे पूछा। जो सवाल मैंने किया वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो फालतू बातें कर रहे हैं, दर्शकों का समय खराब कर रहे हैं। आपको मेरा जवाब नहीं लगेगा, लेकिन एंकर ने जो जवाब मेरे से लिया मैं उसको बखूबी दे रहा हूं और एंकर को मालूम है मैं अपना जवाब दे रहा हूं। ठीक है, बोलिए। बहुत अच्छे से दे रहा हूं, आप अपनी पारी पे बोलिए, अच्छा रहेगा। मेरे से बड़े, मेरे से वरिष्ठ हैं, सम्मान करता हूं आपका मैं। ठीक है सर, लॉजिकल बातें करिए, बताइए, क्योंकि युवाओं से जुड़ी हुए मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अपना विजन रखिए लोहिया जी। जी। तो जैसा मैंने आपको बताया, मनमोहन सरकार ये प्रावधान लेकर के आई थी और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी नौकरियां होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि देश में एक तरफ से सरकारी नौकरियां ही सबको मिल जाती हैं। अगर देश में इतनी सरकारी नौकरियां इतनी होंगी, इतने बड़े पॉपुलेशन में, तो प्राइवेट सेक्टर का तो फिर कोई काम ही नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर में तो कोई जाएगा ही नहीं। चलिए, ठीक है, तो जिस प्रकार से ठीक है नीरज जी, मैं सवाल आपसे ये ले रहा हूं। ठीक है नीरज जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए आउटसोर्सिंग की बात हो रही, क्या आपको नहीं लगता कि ये आउटसोर्सिंग वाला जब से कॉन्सेप्ट आया है, उस कॉन्सेप्ट को लेकर सरकारें ज्यादा चल रही हैं, परमानेंट नौकरियां कम निकल रही हैं? क्या एक माध्यम मिल गया है कि काम तो चलाना है तो क्यों इतना सुविधा देना है, हम काम चला लेते हैं, ऐसा है क्या? देखिए सौरभ जी, दोनों ही चीजें इसमें। एक तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि इसमें भ्रष्टाचार भी आराम से आदमी कर लेता था, चाहे अफसर हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, या कोई भी व्यवस्था हो। दूसरी बड़ी बात, जो जरूरत की चीजें थी, आउटसोर्सिंग वाले को हमने उतनी देर के लिए रखा और उसके बाद हटा दिया। शोषण भी हुआ और हटा भी दिया और काम भी निकाल लिया। मुझे लगता है कि यश भारती जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हमारा देश और प्रदेश, अगर आप दावा कर रहे हो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 2047 में विकसित गणराज्य बनाने की बात कर रहे हैं, तो जो स्थान खाली हैं उनको भरना ही चाहिए। और भरने जो योग्य हो उसको योग्यता के अनुसार भरिए, क्योंकि तमाम चीजें हैं जिसपे मुझे लगता है कि सरकार अभी रोक लगाने में नाकाम साबित हुई हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे और महंगाई हो, बेरोजगारी। अगर हम इसको राजनीतिकरण से देखेंगे सौरभ जी, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है वहां भी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर तमाम चीजें, और युवाओं को रोजगार मिले, इस तरह की बातों पे वहां चुनाव की एक भीड़ इकट्ठी हो रही है और एक निश्चित रूप से वहां के युवाओं की मांग भी है। मुझे लगता है उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया, मुझे लगता है कि स्वागत योग्य है। जी सौरभ जी। बिल्कुल यश जी, देखिए अभी नीरज जी कह रहे हैं ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि अभी इससे पहले आप देख रहे थे कि लोग परेशान थे, जो भी कर्मचारी थे वो कहते थे पीएफ नहीं मिलता है, ईएसआई की व्यवस्था नहीं मिलती, उनको सिक्योरिटी, सामाजिक सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, और सीधे अकाउंट में पैसा अब इनके आ जाएगा, एक डेट निर्धारित कर दिया है। क्या ये सब चीजें ठीक नहीं मानते हैं? इसको भी थोड़ा राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। यश जी, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आउटसोर्सिंग की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है, जिस बात पे सहमति रखे हैं वरिष्ठ पत्रकार जी नीरज जी ने भी। जब पद रिक्त है तो आउटसोर्सिंग से आप सस्ते में काम क्यों कराना चाह रहे हो, आप शोषण क्यों करना चाह रहे हो? जब सरकार खुद शोषण करने पे उतारू है तो फिर बचाएगा कौन?
और जेपी लोहिया जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में यहाँ वक्ता के रूप में बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं प्राइवेट जॉब। अरे भाई, सरकार कर रही है, ये आउटसोर्सिंग प्राइवेट नहीं कर रहा है, ये आप आमंत्रित करते हो, सरकार पैसा देती है, सरकार भुगतान करती है, उस पर प्रश्न चिन्ह है। जब सरकार अपने यहाँ काम कराती है तो ये आउटसोर्सिंग एजेंसियां कैसे मक्कारी कर लेती हैं? पैसा आप दे रहे हो, काम आप ले रहे हो, बीच में बिचौलिया कैसे मजा मार रहा है, कैसे शोषण कर रहा है? मैंने बड़ा उदाहरण दिया, मैटरनिटी लीव का कोई जवाब नहीं मिला। मैंने सवाल किया रिक्त पदों का, उसका कोई जवाब नहीं मिला। बात यश जी, देखिए आप भी सत्ता में रहे, ये आज की तो बात है नहीं, काफी टाइम से चल रही है और बहुत सारे ऐसी सरकारें आई और चली गई। कुछ आपने या आपकी सरकार जब रही, समाजवादी पार्टी की सरकार, एक आदर्श कोई अपने स्थापित किया जिसको लेकर चला जाए कि नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने ये किया, वो आदर्श चीज था, उसको आगे बढ़ाया जाए? क्या उस समय कुछ आपने किया था? फिर इसके बाद लोहिया जी मैं जवाब लूंगा इसके बाद। देखिए, बहुत सारे क्षेत्रों के बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मेट्रो चलाई, लखनऊ मेट्रो, तो जब चलाई तो पहले दिन उसमें 2 महिलाओं को, जो उसकी ट्रेन की ड्राइवर थी, 2 महिलाएं थी। तो रोजगार सृजन करने के तरीके होते हैं। देखिए सिर्फ 2 लोगों की नौकरी, सिर्फ 2 लोगों की बात करके आप वो जी और रखिए अपनी बात। अरे सौरभ जी, नौकरियों को सृजित करेंगे तो काम चलेगा, काम बढ़ेगा। तकनीक के माध्यम से आप लगभग 70,000 शिक्षकों का आरक्षण खाके बैठी है उत्तर प्रदेश सरकार, जो नियमित होंगे, जो पढ़ाएंगे बच्चों को, शिक्षा बढ़ेगी। नहीं सर, वो तो ठीक है, वो तो चल रहा है, मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वो नहीं आदर्श नहीं बता पाए, वो चीज बता नहीं रहे, जिस पर मैं जो जानना चाहता हूँ, जो आप इस समय। पहले मैं अपना एक वक्तव्य खत्म कर दूं, आपकी चॉइस पे नहीं चल पाऊंगा। नहीं, मेरे चॉइस पे नहीं, आप सवाल पूछ रहे हैं तो उसका फिर, क्योंकि आप सत्ता में रहे तो सवाल तो बनेगा ना। बहुत छोटा सा बड़ा उदाहरण दे दिया, लेकिन वो आपको फिट नहीं लगता। जैसे मैंने मेट्रो का उदाहरण दिया, मैंने पराग दूध के उत्पादन का उदाहरण दिया कि दूध के उत्पादन को हमने किस तरीके से बढ़ाया। जो गुजरात नंबर 1 हुआ करता था, हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पे किया, तो उस दूध के उत्पादन के माध्यम से शासकीय और अशासकीय दोनों क्षेत्र आगे बढ़े, नौकरियों का सृजन हुआ, उद्योग का सृजन हुआ, और भी तमाम ऐसे काम हैं। मैं कहां से गिनाना शुरू? कामधेनु योजना के माध्यम से, इत्र के माध्यम से, किसान मंडी के माध्यम से, तमाम ऐसी योजनाएं जिससे लोगों को जोड़ा। शासकीय नौकरियां भी बढ़ती हैं, और जिससे निजी नौकरियां भी बढ़ती, लेकिन आउटसोर्सिंग को बढ़ावा नहीं दिया समाजवादी सरकार ने। हम सवाल, अगर आज आपने कार्यक्रम आउटसोर्सिंग का रखा है तो सवाल आउटसोर्सिंग पे हो रहा है, जो शोषण हो रहा है आउटसोर्सिंग के नाम पे, वो हम बात कर रहे हैं। चले ठीक है, घूम फिर के अगर हम आउटसोर्सिंग से हट करके अगर बात करना चाहते हैं तो नहीं, हमें आउटसोर्सिंग पे नहीं, हमको आउटसोर्सिंग पर ही रहना है, क्योंकि ये इस समय मुद्दा है और इसी के साथ लोग जी रहे हैं। सिर्फ आप राजनेता तो आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो काम कर रहे हैं बस आप वो काम कर रहे हैं, उनके दर्द पर ही चर्चा हो रही है। सौरभ जी आउटसोर्सिंग टेम्परेरी तौर पे तो समझ में आता है कि किसी टेम्परेरी काम के रख लिया कि आपको एक लाइन बिछानी थी एक जगह से दूसरी जगह तक, लेकिन रेगुलर जो काम चल रहा है वहां भी आउटसोर्सिंग से आप एम्प्लॉय रख रहे हो। चलो जेपी जी इसका जवाब दीजिए, रेगुलर जो काम हो रहा है वहां भी आउटसोर्सिंग रख, ठीक है, ठीक है, लंबा वार्ता सिर्फ आपसे नहीं कर सकता। फिर जेपी जी आप इसका जवाब दीजिए, कैसे चीजों को परमानेंट एम्प्लॉइयों को लाए? ठीक है यस जी, और भी जवाब लेना पड़ेगा ना। ठीक है, बोलिए जेपी जी। देखिए सौरभ जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि योगी सरकार का जो आउटसोर्सिंग पर जो भी आदेश आया ये बहुत ही स्वागत योग्य है। दूसरी बात मैं एक और बता दूं भी, जो मेरे मित्र कह रहे हैं 8 साल में 8.5 लाख से ज्यादा नौकरियां वहां उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के माध्यम से, रोजगार के लिए युवाओं को वहां पर सरकारी नौकरियां 8.5 लाख से ज्यादा मिली हैं। अगर जानकारी हासिल करनी हो तो मेरे अपने मित्र से कह रहा हूं थोड़ी जानकारी हासिल करके आए। 8.5 लाख से ज्यादा 8 साल में सरकारी नौकरियां वहां पर युवाओं को दी गई हैं, और अभी बहुत सारी भर्तियां बहुत जल्द खुलने जा रही हैं अलग अलग क्षेत्र के अंदर। तो आप इस तरह की नकारात्मक बात करने के लिए मशहूर है सपा वाले, जो पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन पीडीए में आएंगे कौन वो उनको पता नहीं है। इस प्रकार की जो है छोटी राजनीति, इस प्रकार की आरोपित राजनीति ये लोग करते रहेंगे,
लेकिन योगी सरकार का जो सौरभ जी, दायित्व जवाब लेंगे है आप? वहां सरकार नहीं वहां अभी युवाओं को राजनीति जवाब लेने के लिए- देखिए जेपी लोहिया जी राजनीतिक बात मत कीजिए। पीडीए अलग मुद्दा है। जिस अभी जब पीडीएफ पे चर्चा होगी तो मैं पीडीएफ कर लूंगा, दिन भर उसी पे बातचीत होती रहती है। थोड़ा लोगों की नौकरी व्यापार पे भी अगर बातचीत हो रही है तो उस पर बात हो जाने दी। हर चीज को पीडीए से घुमाइए मत, इसी पर आइए। सर मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं ये जो इन्होंने अभी बात रखी है एससी ओबीसी की, मैं इनको पूरा उदाहरण दे रहा हूं इनको। 8.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में, 8.5 लाख से ज्यादा 70,000 वर्ष में टीचरों का आरक्षण युवाओं को भारतीय नौकरियां दी जनता गई पार्टी की योगी हैं। अब ये सरकार अलग खा अलग चुकी चीजें है। लेके राष्ट्रीय आएंगे, पिछड़ा वर्ग अब आयोग ये ने देखना कहा, अलग अलग डिपार्टमेंट में उत्तर जाएंगे। प्रदेश हाई कोर्ट ने मेरा कहा, उस कहना पे कोई है जवाब है? हर क्षेत्र के अंदर, उस चाहे पे वो कोई जवाब है? शिक्षा का 70,000 क्षेत्र जो हो, चाहे वो सड़क पे मेडिकल का आंदोलनकारी क्षेत्र हो, है, चाहे वो जिनको आप पुलिस का मुकदमे क्षेत्र लगा रहे हो, हो, चाहे अन्य जेल कोई भेज भी रहे हो। क्षेत्र हो, योगी सरकार ने 8.5 लाख से ज्यादा 8 वर्षों में युवाओं को रोजगार, सरकारी नौकरी देने का काम किया है, जो एक बहुत बड़ा इतिहास है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक आज है। तक कोई भी सरकार, चलिए ठीक है, आज तक ठीक कोई है भी नीरज जी, सरकार ठीक है 8.5 नीरज जी, लाख मैं रुपए एक आठ बात लाख टेक्निकल, नौकरियां देखिए असम में नहीं ये दे पाई है। जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर क्षेत्र होते हैं बता उनसे दीजिए, जो कोई ठीक बर्फिया है की ठीक है लोहिया जी, एक टेक्निकल सवाल मैं सौरभ जी, कॉन्ट्रैक्ट, आप खूब ठीक है यस जी, झूठ परसवा औरों से रहे पूछ हैं। लेने दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे थोड़ा समझना जरूरी है। नीरज जी मेरा सवाल देखिए, कॉन्ट्रैक्टर को लेकर बहुत लंबे समय से सवाल खड़ा होता है। देखिए वो एम्प्लॉय से भी पैसा लेते हैं, एम्प्लॉयर से भी पैसा लेते हैं, और हर साल या 1-2 साल में जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है फिर से अगर आप एम्प्लॉय बनना चाहते हैं फिर उनको पैसा दीजिए, फिर इसके बाद वो नौकरी देंगे। इसको थोड़ा, इस खेल को थोड़ा समझाइए। ये जो बीच में बिचौलिए वाला जो खेल था वो है क्या? इसी बिचौलिए को तो खत्म करना है। सौरभ जी, बेसिकली क्या है कि सरकारी विभाग और प्राइवेट व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसके बीच में जो ठेकेदार शब्द आता है, वो ठेकेदार ही भ्रष्टाचार को जन्म देता है। भ्रष्टाचार वहीं से शुरुआत होती है, कितने पैसे में आपने तय किया और ऊपर से क्या मिल रहा है, इन दोनों के बीच का सारा मामला ठेकेदार के पास रहता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, अभी लखनऊ में नगर निगम में एक ठेकेदार है, नाम नहीं लूंगा मैं, उनके खिलाफ इसी तरह के 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं कि ऊपर से पेमेंट पूछ लिया, नीचे पूछ दिया और दस्तखत करा लिए, और पूरे भ्रष्टाचार में अफसर भी उसमें निश्चित रूप से संलिप्त रहते थे और ठेकेदार तो संलिप्त ही, और जो आदमी काम कर रहा है वो पूरी तरह से उस पैसे को प्रयोग ही नहीं कर पाता क्योंकि उसको उतना मिलता ही नहीं था जिससे उसका काम चल जाए। तो इस प्रक्रिया को मुझे लगता है समाप्त हो जाएगी। अब जैम के माध्यम से सीधे लोग आएंगे, सीधे उनको, और ईएसआई पीएफ जो होता था वो ठेकेदार ऊपर से तो ले लेता था, यहाँ नहीं देता था नीचे। उस पूरे भ्रष्टाचार को बिल्कुल निश्चित रूप से पूर्ण विराम लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बावजूद भी सरकार को इस पर गहन निरीक्षण रखना पड़ेगा, निगरानी रखनी पड़ेगी कि अब भ्रष्टाचार यहाँ पनप न पाए, क्योंकि एक बड़ा मामला है, इसमें बहुत सारे बिल्कुल। चलिए फाइनल कमेंट की तरफ, ठीक है, जिसकी आदत बन गई है खाने की, ठीक, उस पर कैसे लगाम लगाया जाएगा, इसको लेकर सजेशन दीजिए यश भारती जी। देखिए अब जिनकी आदत हो गई, बिचौलिया रहेंगे, उनकी आदत है खाना, तो वो कैसे उस पर लगाम लग सकता है? कोई आपका सजेशन है तो जेपी लोहिया जी को दीजिए, किसकी, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। सौरभ जी, जो कहावत है ना, जो जिंदा है या जो जाग रहा हो, बंद आंखों से नौटंकी करे सोने की, उसको जगाया नहीं जा सकता। ये योगी सरकार है और जेपी लोहिया जी भी उसी कैटेगरी में है, सोने का नाटक कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो इन्हीं के लोग कर रहे हैं। अभी नीरज जी ने बता दिया, एक ठेकेदार का उदाहरण बता रहे हैं। जब नीरज जी जानते हैं तो सरकार नहीं जानती है? मुकदमे दर्ज है तो फिर कैसे वो आदमी काम कर रहा है, अभी भी ठेकेदारी कर रहा है? तो ये जो ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं 70,000 शिक्षकों की बात कर रहा हूं, उस पर कोई जवाब नहीं। जेपी लोहिया जी, क्या ठीक है सर, क्या ये मान के चला जाए कि आगे ठेकेदारी प्रथा जो है कम होगी, सरकार सीधे अपने हाथ में ले लेगी चीजों को, और सुविधा जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको मिलने जा रही, क्या ये मान के चला जाए? देखिए भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, निश्चित तौर पर हम भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, और भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग सरकार चला रहे हैं। कहीं जिस प्रकार के कोई इस प्रकार की सूचना भी होती है तो हम उस पर तुरंत एक्शन भी करते हैं। और अभी जो ये आउटसोर्सिंग का जो मामला है, ये भ्रष्टाचार जिस प्रकार से पिछली सरकारों के जो राज में चीजें होती आ रही थी, उनको समाप्त कर एक पारदर्शिता लाने की प्रयास योगी सरकार की है। 8 साल बाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। देखिए आउटसोर्स कर्मचारियों को योगी सरकार ने तोहफा दिया, लेकिन कुछ मूलभूत बातों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। योगी सरकार उन बिचौलियों यानी ठेकेदारों पर, कॉन्ट्रैक्टर पर अब नकेल कस सकती है या कसेगी, क्योंकि वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय से भी पैसा लेते हैं, सिग्नेचर कुछ और होता है, सैलरी कुछ और देते हैं,
और एम्प्लॉइयों का एक पीड़ा है, समय पे पैसा नहीं देते थे। इन चीजों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्यान में दिया और वो कह रहे हैं कि पीएफ हो, ईएसआई हो, और ये आपका अधिकार है, ये आपको दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, सीधे अकाउंट में आपके पैसे आएंगे। यानी अब ये मान के चला जाए कि आने वाले समय में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को और सरकार की तरफ से सहूलियत मिलेगी। ये एक तोहफा के तरह देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि अब इसको कितनी जल्दी क्रियान्वित किया जाता है और लोगों को कब इसका फायदा मिलता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।